अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट का है, पेज नंबर 113 पे। लेकिन अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट टॉपिक को, जो कि डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में था, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक में हमने सबसे पहले बात की थी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन चिक में इंटरनल होती है, जबकि डेवलपमेंट इसमें सीज़ हो जाती है जब तक एग को मदर का बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया जाता। जब एग को मदर का बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है या इसको इंक्यूबेट किया जाता है इंक्यूबेटर में, तो डेवलपमेंट चिक की स्टार्ट हो जाती है। चिक की डेवलपमेंट क्लेवेज से स्टार्ट होती है। क्लेवेज हम माइटोटिक डिवीजन्स को कहते हैं। बर्ड के एग में जो क्लेवेज होती है, ये योक के ऊपर स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है, उसमें क्लेवेजेस होती हैं। इस तरह की क्लेवेज को डिस्क्वाइडल क्लेवेज कहते हैं। और फर्स्ट टू क्लेवेज प्लेन्स हमेशा वर्टिकल होते हैं, जैसा कि ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है। फर्स्ट क्लेवेज के रिज़ल्ट में 2 सेल्स बनते हैं, सेकंड क्लेवेज के रिज़ल्ट में 4 सेल्स बनते हैं। जो थर्ड क्लेवेज होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है और इसके रिज़ल्ट में 8 सेल्स बनते हैं। जो सक्सेसिव क्लेवेजेस होती हैं वो इरेगुलर होती जाती हैं और इस तरह से नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो नेक्स्ट हमने मॉड्यूलर स्टेज की बात की थी। मॉड्यूलर जो स्टेज होती है इसमें आपको बॉल ऑफ सेल्स नज़र आती है, जो कि इसमें सेल्स जो हैं 2 और मोर लेयर इन थिकनेस हो सकते हैं। इस लेयर को ब्लास्टोडर्म कहते हैं और इन सेल्स को ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। तो ये जो बॉल ऑफ सेल है इसमें सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो सेल सेंटर में होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और कंप्लीट डिफाइंड होते हैं, जबकि पेरिफेरी के सेल्स फ्लैटेंड होते हैं और लार्जर होते हैं। तो ये आपको फिगर में मॉड्यूलर स्टेज नज़र आ रही है। उसके बाद हमने ब्लास्ट्यूलर स्टेज को देखा था। तो मॉड्यूलर स्टेज शॉर्ट लिव्ड होती है और जल्द ही ब्लास्ट्यूलर स्टेज में चेंज हो जाती है। ब्लास्ट्यूलर स्टेज में आपको सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील नज़र आएगी और इस ब्लास्टोसील के ऊपर आपको डिस्क्वाइडल कैप ऑफ सेल्स नज़र आएगी, जिसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। जो ब्लास्टोडर्म का मार्जिनल एरिया होता है उसमें सेल्स योक के साथ अटैच होते हैं और इस एरिया को जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने गैस्ट्रुलेशन देखी थी। तो गैस्ट्रुलेशन सेल्स की मूवमेंट या रीअरेंजमेंट को कहते हैं, जिसमें जर्म लेयर्स बनती हैं जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहलाती हैं। ठीक है, तो अब गैस्ट्रुलेशन के दौरान सबसे पहले ये जो ब्लास्टोडर्म ब्लास्ट्यूलर स्टेज में बनी थी, ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट कहते हैं, जबकि नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। जो एपीब्लास्ट है ये प्रेसम्प्टिव एक्टोडर्म और मेसोडर्म कहलाती है, मतलब इससे फ्यूचर में एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनेगी, जबकि हाइपोब्लास्ट को प्रेसम्प्टिव एंडोडर्म कहते हैं, मतलब इससे फ्यूचर में एंडोडर्म बनेगी। अब जो सेंट्रल सेल्स हैं वो योक से ऊपर को उठ जाते हैं, क्योंकि उनके नीचे पूल ऑफ फ्लूइड बन जाता है और इस एरिया को हम एरिया पेलोसीडा कहते हैं। जबकि जो मार्जिनल सेल्स हैं या जो सेल्स पेरीफ्री पे मौजूद हैं ब्लास्टोडर्म के, वो स्टिल अटैच होते हैं योक के साथ और इस एरिया को एरिया ओपेका कहते हैं। उसके बाद हमने गैस्ट्रुलेशन में नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन देखी थी। तो ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाते हैं और जिस एरिया से वो अंदर की तरफ जाते हैं उसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का एंटीरियर एंड होता है उसमें सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और इसको प्रिमिटिव नोड कहते हैं और इससे फ्यूचर में नोटोकॉर्ड बनेगी और जो बाकी सेल्स होंगे वो मेसोडर्मल सेल्स कहलाएंगे। अब इस तरह से सेल्स कॉन्टीन्यूसली एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान मूव करते रहते हैं और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो प्रिमिटिव ग्रूव में कन्वर्ट हो जाती है। जो प्रिमिटिव ग्रूव का इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो थिक होते हैं और इनको प्रिमिटिव रिजेस कहते हैं। ये आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है। इन्होंने 18 घंटों का एम्ब्रियो दिखाया है। इससे जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं अंदर की तरफ धंस रहे हैं और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये बाद में प्रिमिटिव ग्रूव में कन्वर्ट हो जाती है। इसके थिकन्ड मार्जिन्स को हम प्रिमिटिव रिजेस कहते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो सेफेलिक या इंटीरियर एंड होता है उसमें सेल्स थिकनिंग बनाते हैं। उस थिकनिंग को हैंसन्स नोड कहते हैं या प्रिमिटिव नोड भी कह सकते हैं। ये जो एरिया है, ठीक है, इस हैंसन्स नोड से फ्यूचर में नोटोकॉर्ड बनेगी और मेसोडर्मल सेल्स बनेंगे। अब मेसोडर्मल सेल जो है ये इसमें डॉर्सल
मीज़ोडर्म होती है और लेटरल प्लेट मीज़ोडर्म होती है। तो डोर्सल मीज़ोडर्म जो है ये सोमाइट्स बनाएगी। सोमाइट से फिर फ्यूचर में ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इस तरह के ऑर्गन्स इससे बनेंगे। और लेटरल प्लेट मीज़ोडर्म जो है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है, सोमैटिक मीज़ोडर्म और सबप्लैंक्निक मीज़ोडर्म। और इनके दरमियान एक कैविटी होती है, ये स्पेस होती है जिसको सीलोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने न्यूरोलेशन को डिस्कस किया था। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनना है उसको हम न्यूरोलेशन कहते हैं। अब न्यूरोलेशन या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो एक्टोडर्म से बनेगा। तो एक्टोडर्म का एरिया है प्रेसम्प्टिव न्यूरल एक्टोडर्म, वो बैंड की फॉर्म में नोटोकॉर्ड के ऊपर नज़र आता है। जैसे जैसे गैस्ट्रूला इलोंगेट होता है तो बैंड भी थिक होना शुरू हो जाता है और उसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। पहले न्यूरल प्लेट फ्लैट होती है, उसके बाद फिर उसमें फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है और जिस एरिया से फोल्डिंग हो रही होती है वो जो फोल्ड्स बन रहे होते हैं उनको न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। और जो दरमियान में जो थिकनिंग बनती है या मिड लाइन बनती है उसको न्यूरल ग्रूव कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता से न्यूरल प्लेट जो है वो सिंक होना शुरू हो जाती है और जो न्यूरल फोल्ड्स हैं वो ऊपर जाके एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं और ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है। न्यूरल ट्यूब के जो दोनों ओपनिंग्स होती हैं या दोनों साइड्स होती हैं उन पे पोर्स होते हैं जिनको एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स कहते हैं, जो कि बाद में बंद हो जाते हैं। जब न्यूरल ट्यूब बन गई तो समझ लें इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाएगा और जो इसके अंदर कैविटी होगी उसको न्यूरोसील कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को न्यूरोलेशन कहते हैं। अब हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट का है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो सिंगल सेल ज़ाइगोट होता है उससे पूरे का पूरा इंडिविजुअल मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बनता है, क्योंकि ज़ाइगोट के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि उसके जीनोम में पाई जाती है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होती है और वो क्रोमोसोम्स एग्स और स्पर्म से आए होते हैं। क्लीवेज के दौरान ज़ाइगोट बहुत से सेल्स में डिवाइड हो जाता है और हर सेल के अंदर मुकम्मल क्रोमोसोम्स का सेट पाया जाता है और उनके अंदर मुकम्मल हदायत मौजूद होती हैं जो कि पेरेंट से आई होती हैं। डिफ्रेंसिएशन के दौरान कुछ जीन्स एक्टिव रहती हैं जबकि कुछ जो हैं वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की इम्पोर्टेंस को, जो कि उनकी डेवलपमेंट के दौरान है, किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के दौरान जो इनकी इम्पोर्टेंस है, वो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो आपको जो पहले एक्सपेरिमेंट बताया गया है वो हैंस डाइट्रीच का है, जो कि उसने 1892 में किया था। उसने सी अर्चन एग को 2 सेल स्टेज पे लिया था और इसको खींच के अलहदा कर दिया था। इसको 2 सेल्स में उसने अलहदा कर दिया था। बाद में उसने देखा था कि जो दोनों सेल्स हैं उनसे कंप्लीट लार्वी और नॉर्मल लार्वी बन जाएंगे। तो डाइट्रीच ने कंक्लूड किया था कि ये दोनों सेल्स जो हैं इनमें कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि उन्होंने ओरिजिनल ज़ाइगोट से ली है। उसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो स्पीमैन का है। उसने स्लैमेंडर ज़ाइगोट को लिया था और ह्यूमन हेयर की मदद से उस ज़ाइगोट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया था। अब ह्यूमन हेयर जो है आपको पता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट सा होता है और इससे कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो सकती। तो अब उसने ये आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि ये उसने ज़ाइगोट को 2 हिस्सों में अलहदा कर दिया है। अब एक साइड जो है वो ए न्यूक्लिएटेड साइड है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, और जो दूसरी साइड है उसमें न्यूक्लियस मौजूद है क्योंकि ज़ाइगोट में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जिस साइड में न्यूक्लियस नहीं है वो ए न्यूक्लिएटेड साइड होगी और जिसमें न्यूक्लियस है वो न्यूक्लिएटेड साइड होगी। अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लिएटेड साइड में डिविजन्स या क्लेवेजेस स्टार्ट हो गई हैं। अब जब उसने 16 सेल स्टेज पे ये देखा था कि जो न्यूक्लिएटेड साइड है इसमें से एक न्यूक्लियस ये नैरो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करके कहीं ए न्यूक्लिएटेड साइड में चला जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस साइड में भी क्लेवेज स्टार्ट हो जाएगी और इसमें भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी और नॉर्मल एम्ब्रियो इससे भी या नॉर्मल लार्वी जो है वो इससे भी बनना शुरू हो जाएगा। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो भी स्पीमैन का है और उसने क्या किया था कि उसने एम्ब्रियो के 2 हाफ्स को
अलहदा कर दिया था, दोनों हाफ्स में न्यूक्लियस मौजूद था। अब ये उसने एम्ब्रियो को अलहदा किया, पहले उसने ज़ाइगोट को अलहदा किया था। अब जो दोनों हाफ्स हैं उनमें उसने देखा था कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट फ्रॉम अ 16 सेल एम्ब्रियो इफ़ अ सिंगल सेल इज़ सेपरेटेड इट कॉन्टेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स एंड फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो। अभी अपने पिछले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है कि ये जो है, अगर इस सेल स्टेज पे आप एक भी सेल, ये जो एम्ब्रियो की स्टेज है 16 सेल स्टेज, इसमें अगर आप एक सेल भी अलहदा कर लें तो इसमें ये पोटेंशियल होगा कि ये कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकेगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स, सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्पीमैन ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि न्यूक्लिएटेड हाफ एबनॉर्मल बॉल ऑफ सेल्स में भी डेवलप हो सकती है। बाद में फिर उसने जो स्टडीज़ की थी उनसे ये पता चला था कि डेवलपमेंट हमेशा ग्रे क्रेसेंट की पोजीशन पर डिपेंड कर रही होती है। अब ग्रे क्रेसेंट पिगमेंट फ्री एरिया होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये एम्फीबियंस के अंदर डेवलप होता है। तो वो हाफ जिसमें ग्रे क्रेसेंट नहीं होगा उसमें फ़र्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, तो वो एबनॉर्मल एम्ब्रियो कंसिडर होगा। अब ये जो ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं इसकी बेस पे स्पीमैन ने दो कंक्लूजन्स दिए थे। एक ये था कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एक ही तरह की न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरा जो उसका कंक्लूजन था वो ये था कि ग्रे क्रेसेंट एरिया वो एरिया है जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब उसका जो अगला सवाल था वो ये था कि अगर तमाम सेल्स के अंदर एक ही तरह का न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है तो किस तरह से सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब किस तरह से सेल्स को ये पता चलता है कि हमने नर्वस सिस्टम बनाना है, हमने न्यूरॉन्स बनानी है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है। सेल्स को ये कैसे पता चलता है? जब एम्ब्रियो के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें जब सारे सेल्स सिमिलर हैं और सब के अंदर इंफॉर्मेशन सेम है, तो किस तरह से सेल्स को ये पता चलेगा कि हमने क्या बनाना है? तो इसका फिर उसने ये जवाब दिया था, या इसका उसने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो इस ये सेल्स के डिफ्रेंशिएट होने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये कि क्लेवेज के दौरान सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, ठीक है। जो डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लेवेज के दौरान अलहदा हो जाते हैं और जिस जिस एरिया में वो जाएंगे वो बताएंगे कि नेक्स्ट इस सेल ने क्या बनना है। और सेकंड जो है इंडक्शन या इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल्स, के नेबरिंग सेल्स के साथ सेल्स का इस तरह का इंटरेक्शन होता है जो ये बताता है कि इस सेल ने क्या बनना है। जैसे आपने डेवलपमेंट ऑफ चिक में देखा है कि नोटोकॉर्ड के जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो एक्टोडर्मस सेल्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड उनको इंड्यूस करता है या उनके साथ इस तरह का इंटरेक्शन शो करता है कि एक्टोडर्म को ये पता चलता है कि उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है। तो एक डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स की सेग्रीगेशन होती है, साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन। जिस एरिया में वो डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो वो डिटर्मिन करेंगे कि इस सेल ने क्या बनना है। और दूसरा इंडक्शन होती है। तो ये तफसील आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स होंगे उनमें देख लेंगे।